हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त है, स्वस्थ में, पढ़ाई बहुत जबरदस्त कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो आप लोग बोर्ड एग्जाम से पहले का प्री बोर्ड एग्जाम होता है उसमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों ये जो पेपर दिखाने वाला वो हो सकता है किसी स्कूल में एग्जाम हुआ हो, उसी का पेपर मैं आप लोग को हूबहू दिखाने वाला हूँ। दोस्तों बता दो, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जितने सारे क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव है और ये साइंस सब्जेक्ट का है। अगर आप लोग स्कूल में दोस्तों प्री बोर्ड का एग्जाम हो रहा है तो आप लोग मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर जाकर ज्वाइन होकर लिंक सेंड कर सकते हैं मुझे, या फिर आप मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके सेंड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं इसके वीडियो को और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। जो विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है सारा। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में भी मुझसे जुड़ जाइएगा जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। सबसे पहला सवाल हम लोग दोस्तों है क्या कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो क्या होता है। हम जानते हैं दोस्तों वक्रता त्रिज्या r बराबर क्या होता है 2 इंटू एफ, यानी कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। लिख सकते हैं f इक्वल टू r/2। तो कहीं भी ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखिए जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ये चैप्टर पढ़े होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश वाले भी ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश का भी क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉल्ड इज। ये बोल रहा है, ये एक आप लोग का मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, पोल होता है, यहाँ की लाइन जाता है ना, यहाँ पर क्या होता है एफ होता है, यहाँ पर क्या होता है आर होता है, मान लेते हैं अवतल दर्पण है। अब ये जो बोल रहा है क्या, ध्रुव और वक्रता केंद्र, यहाँ पर आर नहीं पॉइंट सी होता है, दूरी को आर बोलते हैं। तो ये हो गया क्या, ये बिंदु हो गया वक्रता केंद्र, जो ये गोल या दर्पण है उसका केंद्र हो गया ये, और ये पोल है ये वाला बिंदु। तो जो मिला रहा है उस रेखा को क्या बोलता है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष, यानी कि आप लोग कौन वाला हो जाएगा, जी ऑप्शन नंबर 3 प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा, रे नहीं प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पश्च दृश्य यानी कि पीछे का दृश्य देखने के लिए, जी हाँ, जिसका उपयोग बाइक चलाते हैं, अगर लड़के देख रहे हैं तो समझ रहे होंगे, बाइक चलाते हैं, अपना हीरोगिरी करते हैं, अपना बाल देखते हैं उसमें, अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, तो उस दर्पण का नाम क्या, हालांकि वो चेहरा देखने के लिए नहीं होता है दोस्त, वो पीछे का दृश्य, जी हाँ, पीछे कौन आ रहा है, कोई गाड़ी आ रही है तो देखने के लिए होता है। आप लोग पता नहीं किस किस काम में यूज करते हो, तो उसे दोस्तों कौन सा दर्पण बोलता है, उत्तल दर्पण। बाइक का जो आप लोग देख रहे हैं साइड मिरर में लगा रहता है उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, यानी आर इक्वल टू दे दिया 20 सेंटीमीटर, हम लोग को निकालना है क्या फोकस दूरी। हम लोग जानते हैं एफ इक्वल टू होता है r/2, कर दो r/2 कर दो 20/2 कर दो आंसर 10। कोई दिक्कत, सॉरी 10 यहाँ नहीं लिखना है मेरे दोस्त, 10 यहाँ लिखना है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो गया। अगले सवाल की तरफ चलेंगे, प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपवर्तित रहती है मेरे भाई। तो ये जो होता है ना आवृत्ति, क्योंकि वेग भी चेंज होता है, तरंगदैर्घ्य भी चेंज होता है, लेकिन जो ये आवृत्ति है ना ये चेंज नहीं होती है। मतलब अपवर्तन मतलब क्या, मान लीजिए यहाँ पर कोई पानी रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ कांच, यहाँ से प्रकाश जा रही है, ठीक है, प्रकाश इंटर करेगी, तो इस मीडियम में जितना आवृत्ति होगा इस मीडियम में भी उतना ही आवृत्ति होगा। देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, गॉट इट, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, प्रतिबिंब को कहां पर रखने से कहां पर बनेगा ये जरूर याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन से तो जरूर फंस जाएगा आप लोग एग्जाम में। ठीक है, फंसेगा और नंबर भी फंसेगा, तो जरूर याद करें कि कौन सा वस्तु को, मतलब वस्तु को दर्पण के सामने कहां कहां रखने पर कहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो सी पर जैसे रखते हैं तो सी पर ही बन जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एफ पर रखते हैं तो अनंत पर बनता है। अवतल दर्पण में हर एक दर्पण का अलग अलग होता है, अगर आप लोग चाहिए तो मैं इसके अलग से डेडिकेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट करके जरूर बोलिएगा। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो भाई साहब यहाँ पर 2 नियम होते हैं। क्या क्या नियम होता है, ये भी एग्जाम में सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि 2 नियम क्या क्या है बता दीजिए। तो एक नियम होता है क्या कि अपवर्तन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, प्रकाश का आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये 2 नियम होता है प्रकाश के परावर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्न में से किस वस्तु में किया जाता है। तो गाड़ी के साइड मिरर, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स द एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में क्या, अरे भाई साहब साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण किया जाता है, क्यों टिक कर दिए हो जो बच्चा किए हैं यहाँ पर, महाबुद्धू है। अरे भाई साहब गाड़ी की हेडलाइट में आप लोग देखे होंगे ना, आगे जो गाड़ी का हेडलाइट होता है इस प्रकार से कुछ दृश्य होता है, ठीक है, यहाँ पर लाइट लगा रहा था, तो यहाँ पर दोस्तों अवतल दर्पण लगा। क्यों अवतल दर्पण लगा रहा था, क्योंकि सारा लाइट को
रोड में एक जगह पर केंद्रित करके लाइट को एक जगह पर दिखाता है। लाइट को ऐसे छितरा नहीं देता है, ठीक है, छितरा नहीं था, एक जगह पे ऐसे कन्वर्ज करके दिखाता है, तभी ना रोड में लाइट दिखता है। तो ये चीज है गाड़ी के हेडलाइट में लगता है, याद रखिएगा। हेडलाइट का बात करें तो अवतल दर्पण, साइड मिरर की बात करें तो भाई उत्तल भाई आ जाएगा। 9 नंबर, उत्तल लेंस के सामने किस स्थान पर वस्तु को रखने पर उसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोगों का प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में। मैंने कहा कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, वस्तु को कहां पर रखने से कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, हर एक को याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन फंसने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक बोल बोल के रटा दिए हैं। जी हाँ, डायोप्टर हो जाएगा। नेत्र में पाए वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है। तो दोस्तों परितारिका को करते हैं, जिसको हम लोग आइरिस भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो याद रखिएगा, ये जो नेत्र में हमारा प्रकाश की मात्रा प्रवेश करती है तो ये छोटा बड़ा हो जाता है, ठीक है। उस हिसाब से प्रकाश ज्यादा चाहिए तो बड़ा हो जाता है, प्रकाश कम जहां होता है, ठीक है, मतलब जहां प्रकाश ज्यादा चाहिए तो बड़ा हो जाता है, जहां कम चाहिए वहां छोटा हो जाता है। 4D क्षमता वाली अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी 4 डायोप्टर। क्षमता यानी P इक्वल दिया 4 डायोप्टर, कोई दिक्कत नहीं। आपको निकालना है फोकस दूरी F इक्वल टू 1/P यानी कि 1/4, यानी भाग दोगे तो 0.25 ये मीटर में आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 0.25 मीटर कहीं आंसर है, कहीं नहीं है, तो इसको भाई साहब सेंटीमीटर में बदल दो। किससे गुना कर देना, 100 से गुना कर देना। 100 से गुना करोगे तो 25 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है, ऐसा दोष जिसमें निकट की वस्तु को देख सकते हो, सामने की वस्तु को देख सकते हो पर दूर की वस्तु को नहीं देख सकते हो। मतलब कभी आप क्लास में अगर क्लास करते हो, लास्ट बेंच में बैठते हो तो आपको बोर्ड अच्छे से दिखाई नहीं देगा, मतलब दूर का चीज नहीं दिखाई देगा। आप किताब पढ़ोगे तब तो दिखाई देगा, सामने का वस्तु दिखाई देगा पर दूर का वस्तु आपको देखने में दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर 25 सेंटीमीटर हो गया, ये क्या हो गया, इसको ठीक करने कौन सा लेंस लगता है, अवतल लेंस। हाँ, वहीं अगर दूर दृष्टि दोष बोलता तो क्या हो जाता, उत्तल लेंस, याद रखिएगा। दिए गए समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है कौन सी, तो कौन सा हो रहा है, देखिए एक चीज है 3 पदार्थ में टूट जा रहा है, वियोजित हो रहा है, यानी वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विकृत गंधिता कौन से अभिक्रिया के कारण होता है। तो विकृत गंधिता दोस्तों यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया, आप लोग खाते हैं लेज, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, अभी तो पापा की परी और पापा का परा क्या क्या आ गया है, पापा की परी और मम्मी का मगरमच्छ क्या क्या आ गया है, तो वो सब जब खाते होंगे आप लोग, ठीक है, तो जो फूला हुआ पैकेट होता है ना उसी को आप लेना पसंद करोगे। क्यों, क्योंकि उसमें गैस भरा रहता है, कौन सा गैस, नाइट्रोजन गैस। वही गैस जब निकल जाता है, ऑक्सीजन इंटर कर जाता है, तो इसी जो यहाँ पर कुरकुरे होगा उसका चीज टेस्ट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खराब गंध आएगा। तो उसी को बोलता है विकृत गंधिता। किसके कारण होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कारण। ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया करता है उसको कौन सा अभिक्रिया बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन। दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है। भाई साहब मुझे तो यहाँ पर कोई संतुलित नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहला देखेंगे तो सब मैच होगा, लेकिन इधर देखिए कार्बन एगो है, ठीक है, 1 नंबर में इधर कार्बन एगो है, इधर कार्बन 3 गो है, तो 3 और इधर 1, संतुलित तो नहीं हो रहा है, तो 1 नंबर हो जाएगा। बाकी कोई भी हमको संतुलित नहीं दिख रहा है, मैच कर लीजिएगा। कोई आपको सही लग रहा है तो कमेंट में जरूर बोल दीजिएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है। 17 नंबर, दिए गए अभिक्रिया में किस प्रकार का उपचयन हो रहा है, किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो ZNO प्लस C है, तो C से क्या बन जा रहा है, CO बन जा रहा है, यानी कार्बन का यहाँ पर उपचयन हो जा रहा है, यानी कि कार्बन आंसर सही हो जाएगा। पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने में होता है, X का नाम क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, आप लोगों को मॉडल पेपर में पूछा गया था पिछले बार। देखिए X के विलयन का बोल रहा है ना, सफेदी करने में होता है, तो किसका विलयन लेते हो भाई, CaO कैल्शियम ऑक्साइड का विलयन, यानी जब इसको जल में घोल देते हो ना तब ये हो जाता है, जो चीज बनता है CaOH होल ट्वाइस, इसका प्रयोग हम लोग सफेदी करने में करते हैं। तो किसका विलयन, CaO का विलयन, याद रखिएगा। ये NCERT से उठाकर क्वेश्चन पूछा गया है, गलती मत मारिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो ये बना देता हाइड्रोजन गैस, लौह चूर्ण मतलब Fe। जब इस पर आप लोग क्या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, FeCl2, आयरन क्लोराइड बनेगा और प्लस H2 बनेगा। तो यहाँ पर 2 देना संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगा और आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है। प्राकृतिक सूचक होता है भाई साहब जो लिटमस है वो, भाई साहब क्योंकि ये लीचेन नामक पौधे से प्राप्त होता है, तो पौधे से प्राप्त होता है यानी प्राकृतिक हो गया। निम्नलिखित में किस पदार्थ को नीला पत्र डालने पर वो लाल नहीं हो जाएगा, किसको नीला में डालने पर लाल नहीं होता। अच्छा, नीला को लाल कौन करता है, अम्ल करता है, तो भाई साहब अम्ल में डालेंगे नहीं तो लाल नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन, ये भी अम्ल है इसमें नहीं डालेंगे, ये भी अम्ल है इसमें नहीं डालेंगे, ये भी अम्ल है इसमें नहीं डालेंगे।
अगर इसमें डालेंगे, ये क्षार है NaOH कास्टिक सोडा है, इसमें डालेंगे तो लाल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्षार है, समझ रहे हो, आपके बिस्तर वाला क्षार नहीं। क्षारक जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करता है? तो क्षारक जब जल में घुलता है OH माइनस करता है, और अगर अम्ल जल में घुलेगा भाई साहब तो क्या होगा? कमेंट में बोलना सभी लोग। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सा गैस निकलता है? तो ये भी कोई कहने वाली बात है? जी हाँ, हाइड्रोजन गैस निकाल देती है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस लवण का प्रयोग? देखिए, जब कठोरता दूर करने की बात आती है ना दोस्तों, तो यहाँ पर होता है Na2CO3, इससे कठोरता दूर होती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर बैटरी भी कमजोर हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है क्वेश्चन में। आप लोग ये बात देख लेना, नहीं तो मैं बाद में बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन से को मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि नमक से कठोरता दूर होता नहीं है, Na2CO3 से होता है, लेकिन यहाँ पर NaCO3 दिया है, तो गलत है। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? खट्टे फल यानी कि आप लोग का आंवला हो गया, उसके बाद मौसम्बी हो गया, तो इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 26 नंबर। CaOCl2 होता है इसका रासायनिक सूत्र। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है? तो कुटपाद से दोस्तों अमीबा भोजन ग्रहण करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, देख लीजिए अच्छे से। प्रकाश संश्लेषण में होने वाले ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के प्रयोग फलस्वरूप होता है? जो प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधे करते हैं उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो ये किसके टूटने के कारण होता है? तो दोस्तों H2O। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल का प्रयोग होता है, तो जल जब टूटता है तो ये ऑक्सीजन हमें मिलता है। ऑक्सीजन, ये ऑप्शन नंबर ए जल हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या है? देखिए, प्रकाश संश्लेषण पौधे क्यों करते हैं? अपना खाना बनाने के लिए। हम लोग जैसे अपना खाना बनाने, पौधे भी अपना खाना बनाते हैं ना, और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन अगर निकल जाता है तो हमें मिल जाता है, निकलता ही है। मतलब मुख्य उत्पाद का क्या है? ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या हो जाए यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट उसका सही उत्तर हो जाएगा। ग्लूकोज बोलो, कार्बोहाइड्रेट बोलो। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो दोस्तों 4 कोष्ठक होते हैं, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है, याद रखिएगा। पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो देखिए, जल और खनिज लवण की बात करें तो जाइलम के द्वारा होता है, और अगर भोजन का वहन की बात करें किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा हो जाएगा तब, लेकिन इसमें जल का बात किया है तो जाइलम हो जाएगा। जौ से जल, जौ से जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है, उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों विक्राणु होता है। गर्भाशय के किस भाग में निषेचन होता है? तो दोस्तों डिम्ब वाहिनी यानी कि फेलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। और जनन की मूल घटना क्या है? DNA की प्रतिकृति का बनना, कई बार पूछा है, याद रख लीजिए, DNA की प्रतिकृति बनना जनन की मूल घटना कहते हैं। और ये जो चित्र में दिखाया है कौन प्रकार का जनन है? तो आपको देखने पर लगेगा विखंडन हो जा रहा है, लेकिन ये पुनरुद्भवन हो रहा है, पूर्ण फिर से निर्माण हो जा रहा है हर एक चीज का, तो ये पुनरुद्भवन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा के किस भाग का अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो विखंडन होता है अमीबा में, ठीक है। मतलब एक इस प्रकार अमीबा है, ये धीरे धीरे बीच में टूट जाता है, इधर एक हो जाता है, इधर एक हो जाता है, इसी प्रकार बड़ा हो जाता है, ठीक है। निम्न में कौन मादा जननतंत्र का भाग है? तो दोस्तों गर्भाशय जो होता है मादा जननतंत्र का भाग होता है यूटेरस। सौर स्थिरांक का मान क्या है? तो 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैव गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये होता है मीथेन। और हमारा अंतिम सवाल है, पराग कोष में क्या होते हैं? तो दोस्तों पराग कोष में पराग कण होते हैं। तो यहाँ दोस्तों आप लोग का सारा 40 सवाल समाप्त होता है। कमेंट में बोलिएगा किस प्रकार अच्छा लगा, और इस प्रकार वीडियो चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सभी को पता चले, ठीक है। और अभी तक मुझसे हमारे टॉपर बना ऐप में नहीं जुड़े तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ हर एक चीज़ का PDF, साथ में धांसू तरीके से आप लोग हर एक चैप्टर का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिलेगा जो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू, लव यू। अभी से एग्जाम की तैयारी में बहुत अच्छे से जुड़ जाइए तो एग्जाम बिल्कुल फोड़ कराओ। नेक्स्ट जल्द मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।